अरे शुभ बंद करो ये। हम्म। नमस्कार दोस्तों। अभी आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है गद्य पर आधारित। और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रही हैं क्लासेस। जी बिल्कुल। और आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, बिल्कुल लेट नहीं होंगे इस बार। सभी जल्दी जल्दी जुड़ें। बहुत अच्छा लगा, आज तो काफ़ी सब लोग जुड़े थे और बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी भी रही। और जी जल्दी जल्दी आ जाएं सभी। और एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं शेयर एक बार कर दीजिए, जिससे कि इस समय लोग आराम करने लग जाते हैं तो फटाफट से उनको याद आ जाए और वो फटाफट उपस्थित हो जाएं क्लास में। तो शेयर कर दीजिए। जी फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप क्लास लेकर देखिए कि आपको कैसी लगेगी। फिर जल्दी जल्दी आ जाएं सभी। शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए सभी लोग। और जो भी उपस्थित हैं थंब कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग आ चुके हैं। फिर मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ फटाफट। देखिए कितनी मेहनत है, मैं आप कब से जो है क्लासेस कर रही हूँ और कितने प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। इसी तरह सोचिए, यदि डेली क्लासेस आप लेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो कितने ही प्रश्न हमारे कवर होंगे, जो एक भी नहीं छूटने वाला है ना। तो बहुत ज़रूरी है इतने प्रश्नों का अभ्यास हो। जी बिल्कुल। और फटाफट से सभी आ जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बिल्कुल। जी हाँ जी बिल्कुल, आ गए हैं आप और शुरू हो रही है हमारी क्लास। हाँ जी, बस स्वागत रहता है आपका और इंतज़ार रहता है कि आप जल्दी जल्दी से आएँ और हम फटाफट से क्लास को शुरू करें, जिससे कि कुछ भी प्रश्न आपके छूट ना जाएं, है ना। वैसे तो रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं, चैनल पर जाकर के आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप रिकॉर्डेड लीजिएगा। और लाइव रहेंगे तो ये है, आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इतना फ़ायदा आपको लाइव में रहता है। जी। और गद्य साहित्य हम आज शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा। जी कविता मैम नमस्कार, आप आ गए फटाफट। खाना वाना हो गया आपका? देखिए मैं उठी नहीं हूँ 4 बजे से, ये मेरी फोर्थ क्लास है और पूरी मेहनत के साथ हम डटे हुए हैं। और इसी तरह जो है हमारी टीम रहेगी और टीम के साथ मेहनत से डटना पड़ेगा, है ना। जी चलिए नमस्कार। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, गद्य साहित्य हम ये शुरू कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न 100% इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आदिकाल के साथ साथ ही गद्य साहित्य शुरू कर दिया है। दूसरी बात, गद्य साहित्य के साथ ही हम देखिए नाटक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से प्रश्न गद्य साहित्य के हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिससे हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर गद्य का आविर्भाव हुआ कैसे और कौन सा गद्य जो है कैसा है, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आज हम गद्य पढ़ेंगे और कल से हम नाटक पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसको खत्म करेंगे आज और कल से नाटक पढ़ेंगे। ये देखिए, हिंदी का विकासात्मक गद्य साहित्य इंपॉर्टेंट है। और अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है?
सिंधु, सिंधी, हिंद, सिंधवी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके उसमें भी क्या नाम है, पीजीटी के एंट्रेंस में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ज्यादा। तो हिंदी देखिए, शब्द की उत्पत्ति क्रम क्या है, सिंधु नदी। सिंधु, जब ईरानी यहाँ पर आए थे, फारस के मुसलमान, वो क्या करते थे, सा को हा पढ़ते थे। तो क्योंकि सिंधु नदी के पास रहने वाले जो लोग होते थे, उनको सिंधु ना कहकर वो हिंदू बोलते थे, उनकी भाषा को सिंधी ना कहकर हिंदी भाषा कहते थे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत आता है। सिंधु का जो हिंद है वो किस भाषा के अंतर्गत आता है, बताइए। तो आंसर जी बिल्कुल, तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा फारसी। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तब भी हम लगाएंगे फारसी। और सिंधु का हिंद, हिंद देखिए प्रश्न घुमा के पूछा गया है वो, जबकि वही प्रश्न है, तो इसका आंसर भी फारसी होगा जी। 2 का आपका ए होगा फारसी, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है, हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आर्यों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने या मुसलमानों ने, किसने किया है। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ईरानी जो फारस के मुसलमान थे, फारस के मुसलमानों ने ही इसका प्रयोग किया था, तो इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं दिया है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम इसमें चुनेंगे मुसलमानों ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा जी, चौथा प्रश्न है, बजरोया 6ठी शताब्दी के जबाने हिंद में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है। बजरोया में, बजरोया की जो जबान है यानी भाषा है, जबाने हिंद में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ आपका बताइए, इसका अर्थ होगा भारत, यानी बजरोया किसको हिंदी बोलते थे, भारत को, पूरा हमारा जो देश है उसको हिंदी बोलते थे। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो खालिक बारी इनकी है रचना, उसमें भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। हिंदवी, हिंदी, हिंदीक, किस शब्द का प्रयोग है बताएं। जी जी बिल्कुल मैम, बने रहे आप। और इसमें जी बिल्कुल हिंदवी का प्रयोग है खालिक बारी में, और हिंदवी का प्रयोग कई बार आया, हिंदवी का बहुत बार प्रयोग आया है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, देखो 28, 8, 17 या 18। तो कंफ्यूजन आपको इसमें बिल्कुल नहीं होगी, इसमें बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर जी बिल्कुल कविता मैम 5 का जो है, 5 का आंसर ए होगा हिंदवी, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। और 6 का आप देखिए, यहाँ 2 में हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर कि 17 होगा या 18, तो सही आंसर आपका होगा। देखिए बोलियां यहाँ पे पूछा, बोल कितनी, हिंदी जो है कितनी बोलियों का कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। हिंदी भाषा विज्ञान में हिंदी 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है, आंसर आपका 6 होगा। और इसमें इसी के अंतर्गत जो है ये हमारी जो है बोलियां आ जाती हैं। 7 का आंसर देख लीजिए, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए यहाँ पर क्या था, भाषा विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रश्न देखिए कितने अच्छे हैं जी। 6 का आंसर सी बिल्कुल होना चाहिए मैम, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 7वें प्रश्न में दे रहे हैं कि व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 17 ना होकर के 18 हैं, बाद में एक जुड़ करके 18 बोलियां हो गई हैं। कहीं कहीं 17 भी दिया रहेगा तो 17 ही लगाएंगे, 18 दिएगा तो 18 लगाएंगे। यहाँ पर क्योंकि 17 का ऑप्शन नहीं है तो हम 18 आंसर को चुन लेंगे, लेकिन जब भाषा विज्ञान में हिंदी की कितनी बोलियों को प्रतिनिधित्व करती है तो 8 आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है किस शताब्दी से। तो देखिए 19वीं शताब्दी से, तो हम इसका क्रम ही समझ लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद तो खड़ी बोली अपनी चरम सीमा पर थी, और गद्य ही जो है 19वीं शताब्दी के बाद गद्य ही लिखा गया, लेकिन उससे पहले भी गद्य बहुत लिखे गए। तो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा रही है, तो उसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी से है, बिल्कुल सही। 13वीं शताब्दी से
खड़ी बोली गद्य, जो कि मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया भी था कि गोरखनाथ द्वारा लिखा गया गद्य जो है उसको मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य माना है और उनका जो समय था वो 13वीं शताब्दी शुक्ल जी ने माना है। जी बिल्कुल। ममता मैम नमस्कार, आप उपस्थित हो चुकी हैं। 7 का जो है बिल्कुल गा होगा। आगे चलते हैं 9 प्रश्न की तरफ। राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय में मिलता है? तो राजस्थानी गद्य का आरंभिक, देखिए लगभग वैसे ही प्रश्न बनते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो राजस्थानी गद्य जब ये लिखा गया हिंदी, ये खड़ी बोली का गद्य, ठीक है, खड़ी बोली का गद्य 13वीं शताब्दी गोरखनाथ से प्राप्त हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले गद्य लिखा जा चुका था राजस्थानी गद्य, जो कि 10वीं शताब्दी से आरंभ है, ठीक है। 10वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा में हमें मिलता है गद्य और उसके तीन शताब्दी बाद हमें प्राप्त होता है, जो है 3 शताब्दी बाद हमें प्राप्त होता है गोरखनाथ का खड़ी बोली वाला गद्य, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में तो आप लोग आ ही जाएंगे फिर हमारे सभी कवि गद्यात्मक जो लिखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। ब्रिज भाषा गद्य का आरंभिक रूप। देखिए कितने अच्छे प्रश्न यहाँ पर संकलित किए गए हैं और पीजीटी 2008 में बना है ये। तो राजस्थानी का तो हमारा 10वीं शताब्दी हो गया, खड़ी बोली का कितना हमारा हो गया, 13वीं हो गया। अब आ जाइए ब्रिज भाषा पर। ब्रिज भाषा में कब हो, कितना हो गया? जी बिल्कुल 9 का सी होगा मान्या मैम। उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही ये क्लास इतनी सुंदर हो रही है, बिल्कुल। और 10 का 2 होगा, 10 का आंसर आपका होगा ब्रिज भाषा का जो आरंभ है वो 14वीं शती से प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल 14वीं शती से प्राप्त होता है। 10वीं से आपको राजस्थानी मिलेगा और 13वीं से हमें प्राप्त होगा खड़ी बोली, ठीक है। और इसके खड़ी बोली के बाद 14वीं से प्राप्त होगा हमारा ब्रिज भाषा। हाँ गद्य की बात हो रही है, पद्य की बात नहीं हो रही है। तो खड़ी बोली के बाद ही हमें ये प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं राजस्थानी गद्य मिलता है किसमें? मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं में, बीच बीच में टीका के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए बहुत बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मैं मानती हूं कि प्रश्न ये सभी इतने इंपॉर्टेंट हैं। का मौलिक और अनुदित रचनाओं में, दोनों में हमें मिल जाएगा, टीकाओं में भी मिल जाता है और कवियों की निजी रचनाओं के बीच बीच में टीका के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा इसका होगा घा, ठीक है, घा होगा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी बिल्कुल कविता मैम, डी आंसर होगा 11 का। और यहाँ देखिए 12 पर आ जाते हैं। ब्रिज भाषा गद्य की अखंड परंपरा। अब देखिए यहाँ ब्रिज भाषा हमें 14वीं शताब्दी से प्राप्त हो गया था, लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि अखंड परंपरा कब से मानी जाती है? भक्ति कालीन कृष्ण भक्त कवियों से, विद्यापति की पदावली से, गोरखनाथ से या लल्लू लाल से? बिल्कुल आप देखिए जानते हैं लल्लू लाल से तो खड़ी बोली का होगा और गोरखनाथ को भी खड़ी बोली का माना जाता है, जबकि राजस्थानी वगैरह में ये लिखते थे। तो हमें प्राप्त होता है भक्ति कालीन कृष्ण भक्त कवियों से, क्योंकि जैसे नाभादास हैं और आपके गोकुलनाथ हैं, वैकुंठ हैं, ये सभी गद्य रचनाएं किसमें करते थे? ब्रिज भाषा में करते थे। चलिए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिज भाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन, ये देखिए नेट जून 2002 में बना हुआ है कि रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडल। बहुत ही आसान प्रश्न है और अच्छा जी मान्या मैम 12 का 1 होगा, बिल्कुल सही। और ब्रिज भाषा गद्य की पुस्तक रस मंडन, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, गद्य की पुस्तक है श्रृंगार रस मंडन। कभी इसकी विधा अगर जैसे पूछ ले क्या है तो ये गद्य की पुस्तक है। जी 13 का आंसर बताइए। गोकुलनाथ होंगे, विठल होंगे, वैकुंठ होंगे या नाभादास? जी बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर मान्य मैम। 13 का आंसर बी होगा, विठल नाथ की है श्रृंगार मंडन। जी आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में पूछा गया है दक्कनी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मेराजुल आशकीन के लेखक कौन है? इसको तो हम लोग कितनी बार रट चुके हैं, है ना। मुल्ला वजही होंगे, कुतुब शाह होंगे, सैयद हुसैन, ये सब कोई नहीं होंगे और होंगे हमारे, जी आप लोग सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मान्या मैम इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल। बंदा नेवाज गेसुदराय और मुल्ला वजही की जो है
रचना है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जी। गेसुद राय यहाँ पर सही, मिराजुल आशकिन के रचनाकार होंगे, बिल्कुल सही। 15वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मुल्ला वजही की गद्य कृति कौन सी है? देखिए सबरस, मैं बिल्कुल इसको ध्यान कर रही थी और मुझे सामने ही दिख गया। मुल्ला वजही की गद्य कृति है सबरस, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग, बिल्कुल। और चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आदिकालीन गद्य रचना, आदिकालीन गद्य रचना कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा के सोमप्रभ सूरी, अद्योतन सूरी, शालीभद्र सूरी या गोरखनाथ? तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी जानते हैं, बिल्कुल। 16वें प्रश्न का आंसर जी जी बिल्कुल 15 का आंसर आपने दिया है सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। 16 का आंसर, अच्छा जी बिल्कुल 16 का आंसर यहाँ अद्योतन सूरी होगा मैम, 15 का होगा सी, ठीक है ग। मुल्ला वजही का है सबरस और 16 का आंसर होगा अद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा अद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल। कविता मैम का आंसर आया, मान्या मैम का आया, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ 17वां देख लीजिए, रोड़ाकृत गद्य रचना कौन सी है? बिल्कुल सबको इसका आंसर पता है, ये रचना जो है राउल बेल है। आगे चलते हैं जी, 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, कीर्ति लता है, वर्ण रत्नाकर है और उपर्युक्त सभी, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। और मुझे लगता है सभी आंसर देना चाहेंगे इसका कि गद्य का प्रयोग 18 का आंसर सब लोग दें कि किसका, इसका आंसर क्या होगा 18 का? जी 18 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही गद्य की रचनाएं हैं। 18 का आंसर तीनों ही गद्य की रचनाएं हैं जी। देखिए कितने अच्छे प्रश्न हमें मिल रहे हैं कि थोड़ा हम जहां भ्रम में पड़े हुए हैं वो सब क्लियर हो रहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी गद्यात्मक रचना है, कीर्ति लता ये भी गद्यात्मक रचना है जो कि अपभ्रंश में लिखी हुई है, वर्ण रत्नाकर ये भी, और ये तीनों पर ही अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश भाषा का जो है पुट मिलता है, उसका असर मिलता है, प्रभाव मिलता है। आगे देख लीजिए 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप, हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है किस भाषा रूप में मिलता है? तो प्राचीनतम रूप हमें किस भाषा में प्राप्त होगा? जी बिल्कुल 18 का डी होगा, बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए हैं। और यहाँ देखिए हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें किस भाषा में प्राप्त होता है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली या खड़ी बोली? बिल्कुल आप सभी इसका आंसर जानते हैं जी। राजस्थानी में हमें पुराना रूप मिलता है, क्योंकि हमने देखा राजस्थानी का ही सबसे पुराना था 10वीं शताब्दी, और 13वीं शताब्दी किसका था? खड़ी बोली, और 14वीं शताब्दी किसका था? ब्रजभाषा, है ना। तो सबसे पुराना हमें क्या प्राप्त हुआ? 10वीं शताब्दी, राजस्थानी। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? आप सभी इसका आंसर जानते हैं, बिल्कुल 19 का 1 होगा, बिल्कुल मैम बहुत सही आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 20वें प्रश्न का आंसर होगा, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की रचना किसे माना है? आप सभी को पता है जी, चंद छंद वर्णन की महिमा, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, चंद छंद वर्णन की महिमा जी। अभी 21वें प्रश्न की ओर हम चल देते हैं। और आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक, तो किसको माना है इन्होंने? बताइए जी। 20 का 1 होगा, बिल्कुल सही मैम, बहुत अच्छा आंसर आपका आ रहा है जी जी। तो जब रचना ये मानेंगे चंद छंद वर्णन की महिमा, तो कवि भी ये गंग कवि को मानेंगे। तो इन्होंने गद्य का प्रथम प्रौढ़ जो लेखक माना है वो गंग कवि को माना है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? देखिए पीजीटी और नेट दोनों में बना हुआ प्रश्न है। यहाँ जितने भी प्रश्नों का संकलन है बहुत ही बेहतर है। राम प्रसाद निरंजनी ने कौन सी रचना है इनकी?
भाषा योग वशिष्ठ। जी बिल्कुल, हाँ 21 का खा होगा। जी जी बिल्कुल मैम, 21 का खा होगा। हाँ फ्लो में यहाँ पर हो रहा था, ये गलत होगा, गंग कवि को नहीं मानेंगे। जी खा होगा, बिल्कुल सही आंसर कि प्रथम प्रौढ़ लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना है। और राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना जी बिल्कुल 4 है। जी जी भाषा योग वशिष्ठ है। और 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलते बोलते मैं ना पता नहीं कभी कभी फ्लो में चली जाती हूँ। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो अभी हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं कि मिश्र बंधुओं के द्वारा, जी बिल्कुल ममता मैम बहुत अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं, गोरखनाथ को इन्होंने माना है प्रथम लेखक, गद्य लेखक। 24वें प्रश्न का उत्तर, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? बताइए, फारसी, खस, गुरमुखी या कुटिल लिपि में? जी 23 का 2 होगा, बिल्कुल सही। कविता मैम 23 का बी होगा, बिल्कुल सही। और 24 का आंसर देखिए क्या होगा, किस लिपि में बताया? गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? जी बिल्कुल आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जी जी गुरुमुखी लिपि में, जी बिल्कुल गुरुमुखी लिपि में बताया है भाषा योग वशिष्ठ को गोविंद राजगुरु ने। चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य पुस्तक कौन सी है? दौलत राम जैन द्वारा, जी बिल्कुल आप लोग आंसर देते हैं ना तो बहुत ऊर्जा बनी रहती है और प्रश्नों को अच्छे से। जी 24 का सी, कविता मैम बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, गुरुमुखी लिपि में उन्होंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न में, और इसका आंसर क्या है? दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन सी है? गद्य की पुस्तक कौन सी है? जी बिल्कुल, यहाँ देखिए सत्यार्थ प्रकाश आप जानते ही हैं, दयानंद सरस्वती जी की है। और हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण ये नहीं हो सकती। पद्म पुराण वचनिका ये है। जी 24 का सी बिल्कुल सही है आपका आंसर। और यहाँ देखिए दौलत राम जैन ने लिखी है पद्म पुराण वचनिका, ये इनकी पुस्तक है। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो देखिए मिश्र बंधुओं ने तो माना कि गोरखनाथ ने किया है, अब शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार किसने किया है सबसे पहले? क्या गोरखपंथी योगियों ने किया है, कबीर ने, सूरदास ने या नाभादास ने? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी है कि समय के अनुसार भी यदि हम देखें तो गोरखपंथी यहाँ पर होंगे। जी बिल्कुल गोरखपंथी योगी होंगे और जिन्होंने सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रिज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने किया है, क्योंकि देखिए नाथ थे ये, इन्होंने तो राजस्थानी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली सबको मिलाकर लिखा था। तो शुक्ल जी ने ब्रिज भाषा में भी गोरखनाथ को ही माना है और मिश्र बंधुओं ने खड़ी बोली में भी गोरखनाथ को माना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किस वर्ष हुई? भाषा योग वशिष्ठ की रचना किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। 1743 में, 1709 में, 1643 में या 1741 में? तो यहां हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा जैन पुराण। ठीक है, जैन पद्म पुराण किसकी रचना है? हरिशेन आचार्य की। का भाषा अनुवाद किस वर्ष किया था? तो बड़ा परेशान करते हैं ये वर्ष, 28 का होगा आपका। जी बिल्कुल 1766 ईस्वी में जो है इन्होंने अनुवाद किया था, भाषा अनुवाद इन्होंने जैन पद्म पुराण का 1766 में किया था। अगर बन जाए कि जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया है तो दौलत राम ने, और अभी हमने दौलत राम की रचना भी देखी। चलिए 29वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 29वां प्रश्न है, खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने माना है? यानी खड़ी बोली का आविष्कार अंग्रेजों द्वारा हो। मिश्र बंधुओं ने, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, क्लास ठीक से चल रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। जी तो मिश्र बंधुओं ने
माना है कि अंग्रेजी का जो हिंदी खड़ी बोली का जो आविष्कार है वो अंग्रेजों द्वारा हुआ है, ऐसा जो है मिश्र बंधु ने माना है। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों में जिसका उल्लेख किया है उनमें कौन है? देखिए, तो उन्नायक, गद्य के 4 उन्नायक तो आप सभी जानते हैं, सदासुख लाल भी हैं, इंसा अल्लाह खान भी हैं, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये सभी हैं। तो आंसर बनेगा आपका उपर्युक्त सभी। जी बिल्कुल, 30 पर हम पहुंच चुके हैं और उपर्युक्त सभी आंसर होगा यहाँ पर। फिर 31वें प्रश्न पर आ जाते हैं। भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया है? तो देखिए, बिल्कुल इनके नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। आप सभी मुझे आंसर दें। जी बिल्कुल मैम, 30 का आंसर आपका डी होगा, उपर्युक्त सभी। और भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर के रूप में किसने किया है? बिल्कुल आप सभी जानते हैं इसका आंसर, मुझे पता है। और आंसर प्रश्न में ही छुपा हुआ है, सुख सागर यानी सदा सुख। देखिए, सुख सुख आ रहा है ना, तो सदा सुख और सुख, सुख सागर का अनुवाद। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? सुरासुर निर्णय जो है राम प्रसाद निरंजनी, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल या सदल मिश्र, किसकी रचना है? तो ये है जी मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुरासुर निर्णय। आ जाते हैं सुख सागर पर, ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे भी इनके प्रश्न में जो है आंसर छिपा हुआ है। और ये सुख सागर जो है किसका अनुवाद है? भागवत पुराण का अनुवाद। और किसने लिखा है बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंतक बुत बारिक किसकी रचना है? मुंतक बुक बारिश जो है, जी बिल्कुल 31 का ए आंसर होगा और 32 का बी होगा। जी सुरासुर निर्णय, जी 32 का आंसर आपका सदल मिश्र होगा। हाँ जी जी नहीं, 32 का जी ये मुंशी सदासुख लाल बिल्कुल सही है। सुरासुर निर्णय जो है सदासुख लाल की है, ये सी आंसर होगा। और जी बिल्कुल, अभी मैं इसको, हाँ मुंशी सदासुख लाल की है सुरासुर निर्णय। और सुख सागर ये सदासुख लाल का है। जो मुंतक बुत बारिक है, ये किसकी रचना है? तो ये है इनकी सदासुख लाल की, बिल्कुल। जी जी, अभी हम जितनी भी रचनाएं पढ़ रहे हैं इन्हीं की हैं। 35वें प्रश्न पर आ जाइए। सदासुख लाल कहाँ के निवासी थे? तो सदासुख लाल कहाँ के निवासी थे? आप सभी जानते हैं, हम सबने पढ़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ दिल्ली के निवासी थे सदासुख लाल जी। हाँ आ जाइए, 36वें प्रश्न के पास चलते हैं। ज्ञान उपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान उपदेश पुस्तक किसकी है? तो थोड़े अटपटे आपको प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ज्ञान उपदेश, जी 33 का प्रश्न बी, बिल्कुल 33 का बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है कविता मैम। और 35 का सी होगा आगरा। जी जी, 35 का सदासुख लाल जो है दिल्ली के हैं अभी, तो बाकी जी जी दिल्ली आंसर सही होगा। और 36 का आंसर ज्ञान उपदेश किसकी पुस्तक है? तो ज्ञान कर चुके हैं। और चलिए 38, जी जी फटाफट लिखकर भेज दीजिए मुझे इसका आंसर कौन है। जी इंसा अल्लाह खान है, बिल्कुल सही। और जी 49वें प्रश्न की तरफ हम पहुंच चुके हैं। रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये जो है हास्यात्मक शैली में लिखी है। और मैंने पूरी ये रानी केतकी की कहानी देखी भी है। अच्छा मैम, नेट की प्रॉब्लम, हाँ शाम को लगभग ज्यादा चलता है तो ऐसा होता है। मेरी तरफ से क्लास ठीक से आ रही है, एक बार मुझे बताएं। तो बस 50 प्रश्नों तक ही करेंगे इसमें, और उसके बाद हम लोग 51वें प्रश्न से कल करेंगे, क्योंकि बहुत लोड हो जाता है। तो 50 प्रश्न का टारगेट बहुत काफ़ी रहता है क्लास के लिए। जी रानी केतकी की कहानी मैंने देखा भी है, दूरदर्शन पर आता था। तो हास्यात्मक ये रचना है, बहुत अच्छी रचना है।
चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने दिमाग में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किसकी है? जी बिल्कुल मैम, 39वें का बी है। और पंक्ति किसकी है? तो क्या कहते हैं, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पुट ना हो, यानी हिंदी को छूट मिल जाए और किसी दूसरी बोली का असर उसमें दिखाई ना दे। तो ये वक्तव्य किसका है, आप लोग बताएंगे मुझे। जी बिल्कुल, ये वक्तव्य है इंशाअल्लाह खान का। तो हम अगर रिलेट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह ऐसा जादू कर दीजिए कि हिंदी को छूट मिल जाए और किसी और बोली का पुट ना हो, है ना। हम भगवान से दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसा कर दीजिए। यहाँ पर भी हमारा ये रिलेट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? तो ये सभी जानते हैं, खड़ी बोली है और खड़ी बोली का रूप लिए हुए है। बिल्कुल। आगे देखिए 42वां प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान भी रानी केतकी की कहानी को ही कहते हैं और इस हिसाब से इंशाअल्लाह खान इसके लेखक हुए। आगे चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। जी बिल्कुल, नहीं, उदयभान चरित जो है ना, ये रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है, उदयभान चरित। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान ने लिखी है और उदयभान चरित भी, क्योंकि दोनों का नाम एक ही, इसमें रानी केतकी की कहानी में जो नायक है वो उदयभान है और केतकी का जो प्रेमी होता है, तो इसलिए उदयभान चरित यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो इंशाअल्लाह खान होगा बिल्कुल सही। जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा के लिए चटकीली मटकीली, देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि ये नेट की परीक्षाओं में भी बड़ा परेशान करते हैं कि चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है विशेषणों का प्रयोग किया, किसकी भाषा के लिए किया। तो आप सभी जान रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किन्हें पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह, मतलब आप भगवान से दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह इनकी भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार और अच्छी हो जाए, जिससे कि इन्हें गुस्सा ना आए, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर लेंगे, वरना हम भूल जाते हैं कि सदासुख लाल की है, सरला मिश्र की है, लल्लू लाल की किसकी है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। 44वें प्रश्न पर आ गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आप लिखकर भेजिए मुझे फटाफट से। 45वें प्रश्न, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? देखिए टीजीटी 2005 में बना हुआ प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संस्थापक कौन थे? जी 43 का डी हो गया। 44 का आंसर बिल्कुल बिल्कुल ए 1800, बिल्कुल मैम 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और जब 1800 में स्थापना हुई थी तो कलकत्ता में इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मार्क्विस वेलेजली। ठीक है, वेलेजली कई बार आ जाएगा लेकिन हमें मार्क्विस याद रखना जरूरी है। मार्क्विस वेलेजली जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। 45 का बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। 46 का है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? क, कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देना जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। ख, हिंदी भाषा का विकास करना, अंग्रेजी ज्ञान प्रचार प्रसार करना या संस्कृत भाषा का ज्ञान पुनः प्रचारित करना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज देखिए 46 आ गया आपका, कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा देना जिससे शासन सुचारू रूप से चल सके। तो जब भी ये प्रश्न बनेगा हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कर्मचारियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। जी 47वें प्रश्न और 3 प्रश्न और हमारे पास बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष कौन? जी बिल्कुल 46 का ए होगा, बिल्कुल सही मैम। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? जी बताएं सभी। गिलक्राइस्ट, बिल्कुल सही। गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
48वें प्रश्न पर आ गए हैं। गिल क्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, देखिए चुनिंदा प्रश्न है। गिल क्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती हैं? तो ये जो है रोमन लिपि के पक्षपाती हैं, यानी अंग्रेजी लिखने के पक्षपाती हैं। 49वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों का योगदान किस रूप में है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों का जो योगदान है, स्कूल स्थापना, प्रेस की स्थापना, या हिंदी पुस्तकों का लेखन, या बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराकर प्रचारित करना। बिल्कुल सही मैम, 47 का बी होगा। गिल क्राइस्ट जो है वहां के जो है हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष चुने गए थे जी। 49 का आंसर आपका हो जाना है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन थे? जल्दी से आपका आंसर आ जाए जी, लल्लू लाल। ठीक है, तो कहते हैं ना लल्लू थे, मगर इतने लल्लू लाल जो है इतने ज्ञानी ध्यानी थे कि भाषा मुंशी उनको नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष गिल क्राइस्ट बनाए गए थे। तो इस तरह बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके बहुत अच्छे आंसर मुझे प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम करेंगे कल की क्लास में कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग नाटक की शुरुआत करेंगे। देखिए 100 हैं, तो कल हमें 50 प्रश्न और मिलेंगे, उसके बाद हम लोग नाटक शुरू करेंगे। धीरे धीरे आराम से धैर्य से पढ़ना है, और आप लोग मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत